नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के क्षितिज पुस्तक में से पाठ नंबर 15 मेघ आए हैं, इस कविता को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कविता की व्याख्या सरल तरीके से आपको समझाई जाएगी। इस वीडियो से पहले पाठ नंबर 14 है, जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा जो चंद्रगहना से लौटती बेर नामक कविता थी, उसका रस सौंदर्य हमने पहले के वीडियो में किया। वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो आज मेघ आए नाम से जो कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, इसको पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य जो ग्रामीण संस्कृति का इन्होंने लोक भाषा में अपनी कविता में चित्रण किया है। तो मेघ आए, बादलों पर जो ये कविता है, प्रतीक के रूप में, एक तरह से यह कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक कविता है। ये काफ़ी प्रतीकों का प्रयोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग, ध्यान रखिएगा, जो बाल पत्रिका पराग थी उसके संपादक बने। 1983 ईस्वी में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी जो साहित्यिक रचनाओं में काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत चर्चित रहे। तो ये दिनमान जो पत्रिका में जो इनका स्तंभ था, कॉलम था, चर्चे और चरखे, ये जो इनका काफ़ी चर्चित रहा था। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। लोक भाषा का अच्छा प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। संकलित कविता में जो ये अपनी जो कविता पढ़ रहे हैं आज के इस जो वीडियो में, मेघ आए, संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि या प्रवासी मेहमान या दामाद के रूप में की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता के माध्यम से वर्षा ऋतु के आगमन पर जब काले काले बादल जो उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तो उनको प्रतीकात्मक रूप में दामाद के रूप में दिखाया है कि जिस प्रकार से गांव में कोई शहर का जो कोई भी लड़का है, उसकी शादी गांव के अंदर की हुई है, वो पहली बार लगभग 1 वर्ष बाद अपने ससुराल आता है गांव के अंदर, तो उस स्थिति को मेघ के रूप में अपनी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में सक्सेना जी ने पिरोया है। तो इस कविता का सार आपको थोड़ा बता देता हूं। इसमें मेघों को सजे संवरे मेहमान अर्थात दामाद के समान दिखाया गया है।
मेघों के आने से हवाएं मस्ती से चलने लगती है, घरों के खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं, मानो गांव में कोई शहरी अतिथि आया हो, शहरी मेहमान आया हो। पेड़ भी उचक उचक कर देखने लगते हैं। धूल भरी आंधी ऐसे भागती है जैसे कोई ग्रामीण, कोई युवती है वो घाघरा उठाए दौड़ी चली जा रही हो। इसी प्रकार बहुत ही सुंदर वर्णन अपनी इस कविता में किया है। चलिए कविता को शुरुआत से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कवि ने कविता में प्रतीक काफ़ी जो प्रयोग में लाए हैं। इस कविता में मेघ जो प्रतीक है वो दामाद का है। दामाद जो गांव में आया है शहर से, तो मेघ के रूप में उसे दिखाया गया है। धूल ये जो प्रतीक है यह घर में आई हुई किसी चंचल स्त्री का प्रतीक है, जो जाने पहचाने से अतिथि के आने पर घबरा कर भाग जाती है। और पेड़ का प्रतीक है, जो पेड़ साधारण ग्रामीण व्यक्ति का प्रतीक है, जो किसी शहरी दामाद के आने पर गर्दन उठा उठा कर देखता है। इसी प्रकार नदी गांव की युवती है, जो शहरी दामाद को आया देखकर रसमय चितवन से उसे निहारते हुए ठिठक जाती है। इसी प्रकार लता विरह वेदना में तड़पती नायिका है। नायक किसको दिखाया गया है इस कविता में? मेघ को, बादल को, और नायिका लता के रूप में से दिखाया गया है, जो बादल के देर आने पर मान प्रकट करती है। और ताल है, जो ताल घर का अंतरंग सदस्य, अर्थात तालाब, इसका अर्थ तालाब होता है, जो बादल के स्वागत में मानो पानी की परात भरकर लाया हो। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो नायिका लता है, इसका जो भाई है अर्थात दामाद का साला है, जो बादल के जो दामाद के स्वागत में इस प्रकार उनका स्वागत कर रहा है जैसे लगता है कि पानी की परात भरकर पैर धोने के लिए लाया हो। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं कविता की। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ अर्थात बादल। तो मेघ किसका प्रतीक है? दामाद का या किसी मेहमान का, ये मान लीजिएगा। आगे आगे नाचती गाती बेयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन मेहमान या अतिथि। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखिएगा इस कविता को बिल्कुल सरल भाषा में समझिएगा। दामाद, गांव का दामाद जो शहर से अपने ससुराल आया है अपनी पत्नी के पास, तो उस समय कवि ने बादलों के रूप में, वर्षा ऋतु के आगमन के समय जब बादल उमड़ उमड़ कर आते हैं, बादलों को दामाद के रूप में दिखाया गया है कि गांव में दामाद आए बड़े बन ठन के संवर के। जिस प्रकार काले बादल है वो बड़े बन ठन के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के संवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बेयार चली। बेयार का मतलब क्या होता है? हवा। तो जैसे ही बादल आए वैसे हवा भी जैसे चल रही है, ऐसे लग रही है जैसे नाच रही है, नाचती गाती चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब देखिएगा, जब हवाएं चलने लगी, मेघ बन ठन के संवर के गांव में आ चुका है, तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। क्यों? क्योंकि दामाद का प्रतीक किसको दिखाया? बादल को। तो जैसे ही दामाद गांव के अंदर आता है, तो गांव के जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी उत्सुक होते हैं देखने के लिए कि उनके पड़ोस में या गांव में दामाद आया। तो दरवाजे खिड़कियां खोलने लगते हैं गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। ऐसा लगता है जैसे बाजार से या शहर से मेहमान आए हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादल आए हैं बड़े बन ठन के संवर के। कविता का आनंद लीजिएगा। बन ठन के का अर्थ क्या होगा? सज संवर कर। बेयार जो कठिन शब्दार्थ है, उसमें बेयार का अर्थ क्या होगा? हवा। और पाहुन का अर्थ क्या होता है? मेहमान या अतिथि। अगली पंक्तियां देखिएगा। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा
नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्दार्थ उचकाए, जो उचकाए का अर्थ क्या होगा, ऊंची किए हुए। और बांकी चितवन, बांकी का मतलब टेढ़ी और चितवन का मतलब होता है दृष्टि। ठीक है। इसके बाद में इसका जो अर्थ देखते हैं इन पंक्तियों का, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब जो पेड़ है, गांव में जो पेड़ है वो हवा के झोंके से इस प्रकार ऊपर नीचे हो रहे हैं, जैसे लगते, ऐसे इस प्रकार लगता है जैसे गर्दन को ऊंची नीची कर रहे हैं। आंधी चली, जैसे ही आंधी चलती है, धूल बागी घाघरा उठाए। अब देखिएगा धूल, ये जो किशोरी का प्रतीक है, गांव की जो किशोरी है, छोटी लड़की है, उसका प्रतीक है कि जिस प्रकार आंधी चलती है तो धूल बागी घाघरा उठाए। तो आंधी चलने पर जैसे ही धूल उड़ती है, ऐसे गोल गोल घेरा बना के धूल उड़ती है, तो ऐसे लगता है मानो गांव की कोई किशोरी घाघरा उठाए हुए भाग रही है। बांकी चितवन उठा, और गांव की ही जो एक बहू है, बांकी चितवन अपनी टेढ़ी दृष्टि से नदी ठिठकी, नदी किसका प्रतीक है यहाँ पे, बहू का, ग्रामीण बहू का, घूंघट सरके, उसने अपना जो घूंघट है वो सरका दिया है। क्यों सरका दिया है, या एक साइड में कर दिया है, देखने के लिए कि दामाद आया है गांव में, मेघ आए हैं बड़े बन ठन के संवर के। इस जो इन जो पंक्तियों में बांकी चितवन, जो आपको मैंने बताया कि तिरछी नजर या टेढ़ी नजर, ठिठकी का अर्थ क्या होता है, उत्सुक होकर रुक जाना। अब देखिएगा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। एक तो जुहार ध्यान रखिएगा, प्रणाम करना या नमस्कार करना, आदर पूर्वक प्रणाम करना। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर, जो गांव का बूढ़ा पीपल था या जो बुजुर्ग आदमी था, इस कविता के माध्यम से तो अगर हम प्रतिकार देखें तो लड़की का जो पिता है उसके बारे में बात चल रही है कि पिता ने आगे बढ़कर जुहार, आदर पूर्वक नमस्कार या प्रणाम किया। बरस बाद सुध लीनी, और बोले कि 1 साल बाद में आपने सुध ली है, हमारी तरफ 1 साल बाद में आपने ध्यान किया है, क्योंकि वर्षा ऋतु है वो 1 साल बाद आती है। तो वर्षा ऋतु के आगमन का ही दृश्य कवि ने अपनी कविता में दिखाया है, एक प्रतिकार के रूप में दिखाया है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार के, और जो बोली अकुलाई लता, अकुलाई का अर्थ व्याकुल या वीरे से व्याकुल, लता नायिका जो थी वो ओट हो किवार के, किवार मतलब दरवाजे के ओट में होकर बोलती है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब देखिएगा, ये जो लाइन थी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार के, इससे पहले जो लाइन है ये बरस बाद सुधी लीनी, ये जो लाइन है लता के द्वारा कही गई है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, और जो ताल है, तालाब है, वो पोखर है, वो पानी परात भर के पैर धोने के लिए दामाद के लाया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अर्थ देखिएगा, बूढ़े अर्थ पुराने, जुहार की का अर्थ क्या होता है, आदर पूर्वक नमस्कार करना। सुधी का मतलब याद, अकुलाई का मतलब प्यासी या व्याकुल, ओट होना अर्थ छिपना, किवार दरवाजा। इसके बाद हर्षाया, इसका अर्थ होगा खुश हुआ। ताल तालाब, परात थाल जैसा जो बड़ा बर्तन होता है। तो अगली जो पंक्तियां देखिएगा कविता की, अब देखिएगा, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज का अर्थ क्या होता है, क्षितिज जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको
क्षितिज कहते हैं। अटारी जो मकान या महल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको अटारी बोलते हैं। तो मकान के ऊपरी हिस्से की तरफ अगर आसमान में से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा था। गहराई का अर्थ छा गई, दामिनी का अर्थ क्या है, बिजली, दमकी का अर्थ होगा चमकी। तो क्षितिज में जो क्षितिज महल के ऊंचाई की तरफ जो क्षितिज की जो कंडीशन थी वहां पर एकदम बिजली चमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो अब ये कौन बोला, ये लता बोली कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, कि हमें क्षमा करो ये गांठ है वो खुल गई अब भरम की। कि अब ऐसे लगता है कि जो हमारा भरम था वो समाप्त हो गया। जैसे ही बिजली चमकी है वैसे ही अब संभावनाएं बारिश होने की ज़्यादा हो चुकी है। तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, बांध टूटा झरझर मिलन के। तो बांध अर्थात सेतु या पुल, अश्रु का अर्थ क्या होता है, आंसू। तो आंसू अब देखो प्रतीक के रूप में अर्थ दिखाया है कवि ने कि अब जैसे ही बिजली चमकी उसी समय रिमझिम बारिश शुरू हो गई और जो नायक और नायिका है उनके मिलन पर दोनों के आंखों से अश्रु धारा, आंसुओं की धाराएं जो बहने लगी। तो मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, मेघ आए हैं बड़े बनठन के संवर के। इस कविता में जो इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ देखिएगा। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। अटारी पक्की इमारत या महल। गहराई का अर्थ छा गई या भर गई। बांध सेतु या पुल। अश्रु आंसू। अब देखिएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता में वर्षा ऋतु के आगमन का जो गांव का परिदृश्य, गांव की जो गतिविधियां उसको दिखाई है दामाद के आने के रूप में, प्रतीक के रूप में। बादलों का जो मनोहरी चित्रण किया है कवि ने अपनी इस कविता में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जो ये हमारे द्वारा करवाई गई कविता अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे जो पहले का जो पाठ था केदारनाथ अग्रवाल का जो चंद्र गहना से लौटती बेर, वो भी करवाया जा चुका है। आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो जल्द ही हम आपके लिए नया पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।